नमस्कार। आज हम मुगल दौर की कला, खासकर चित्रकला और संगीत की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो बताते हैं कि उस वक्त ये कलाएं कैसे पनपी, कैसे बदली। हाँ, और शाही दरबार का शासकों का क्या असर रहा इन पर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें उस दौर को बेहतर समझने में मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए चित्रकला से शुरू करते हैं। इसकी कहानी असल में हुमायूं से जुड़ती है। अच्छा। जब वो निर्वासन में थे फारस में, तो उनकी मुलाकात दो बड़े चित्रकारों से हुई, ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली। जी जी, ये नाम तो बहुत अहम है। हाँ, तो इन्हीं से हुमायूं ने और फिर उनके बेटे अकबर ने चित्रकारी की बारीकियां सीखी। और अकबर ने तो इसे गंभीरता से लिया। हाँ, कैसे? देखिए, उन्होंने दास्ताने अमीर हमजा जैसी कहानियों पर आधारित एक बहुत बड़ी चित्र श्रृंखला बनवाने का काम शुरू करवाया। अच्छा, दास्ताने अमीर हमजा। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसमें फारसी नायक अमीर हमजा के कारनामों को दिखाया गया था। कितने चित्र थे इसमें, कुछ अंदाजा है? अंदाजा क्या, रिकॉर्ड है। करीब 1400 चित्र। 1400? जी हाँ, और लगभग 50 चित्रकारों की टीम ने इस पर काम किया था। ये दिखाता है कि अकबर कला को कितना महत्व दे रहे थे। वाकई 50 चित्रकार एक प्रोजेक्ट पर, कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, फिर अकबर के बाद जहांगीर का दौर आता है, और उसे तो कई लोग मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ, कहा जाता है। ऐसा क्या खास था इस दौर में, क्यों ये मकाम मिला इसे? देखिए, एक तो जहांगीर खुद कला के बड़े पारखी थे। बहुत गहरी समझ थी उन्हें। उनकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। हाँ। लेकिन बात सिर्फ उनके निजी शौक की नहीं थी। उनके समय में चित्रकला में एक तरह का नयापन आया। नयापन? फारसी बारीकी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय विषय, प्रकृति का जैसा है वैसा चित्रण और थोड़ा थोड़ा यूरोपीय कला का प्रभाव भी दिखने लगा। अच्छा, यूरोपीय प्रभाव भी? जी हाँ, थोड़ा। और इसी दौर में अबुल हसन जैसे कलाकार हुए। उन्होंने जहांगीर के राज्याभिषेक का वो मशहूर चित्र बनाया था। हाँ हाँ, देखा है वो। और उस्ताद मंसूर थे, जो पशु पक्षियों और फूलों के चित्रण में तो लाजवाब थे। जी। तो कलाकारों को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो क्या उस वक्त सिर्फ यही मुगल शैली चल रही थी या और भी कुछ था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुगल शैली तो दरबार की शैली थी, लेकिन उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, राजस्थान है, वहां भी अपनी अपनी शैलियां फल फूल रही थीं। पहाड़ी, राजपूत, कांगड़ा, ये सब नाम आते हैं। अच्छा, तो ये अलग थी मुगल शैली से? हाँ, काफी हद तक अलग थीं, अपनी खासियतें थीं। लेकिन हाँ, आपस में लेनदेन भी था, प्रभाव भी था। कोई उदाहरण? जैसे राजस्थान की किशनगढ़ शैली है। राजा सावन सिंह के समय में यह खूब पनपी, दरबारी चित्र बने, और खासकर वो बनी ठनी का चित्र। हाँ, बनी ठनी, निहाल चंद का। बिल्कुल, निहाल चंद का बनाया हुआ। इसे तो कई बार भारत की मोनालिसा भी कह देते हैं। राधा के एक आदर्श रूप को दिखाता है ये चित्र। तो ये चित्रकला की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, खासकर जहांगीर के दौर तक इसका विकास। जी। लेकिन मुगल काल सिर्फ रंगों का नहीं था, सुरों का भी था। और संगीत की कहानी में तो कुछ बड़े कह सकते हैं विरोधाभास भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। और शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ औरंगजेब के समय आता है। वही कि उन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। जी। एक तरफ तो उन्होंने संगीत को इस्लाम के खिलाफ मानते हुए कम से कम दरबारी तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी। हाँ। तो फिर इसमें दिलचस्प क्या हुआ? पाबंदी तो पाबंदी है। दिलचस्प बात यह है, और ये बहुत अजीब लगता है, कि इसी औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गईं। क्या बात कर रही हैं? पाबंदी भी और दस्तावेजीकरण भी। जी हाँ, सबसे ज्यादा ग्रंथ उसी दौर में लिखे गए। और यही नहीं, औरंगजेब खुद एक बहुत कुशल वीणा वादक थे। अच्छा, ये तो कमाल की बात है ना? ये दिखाता है कि शासक की सार्वजनिक नीति और उसकी निजी पसंद या कला के प्रति रुझान में कितना फर्क हो सकता है। बड़ा गहरा विरोधाभास है ये। कमाल है। तो पाबंदी के बावजूद संगीत की जड़ें कहीं ना कहीं मजबूत थी। बिल्कुल। अगर हम औरंगजेब से पहले देखें तो अकबर के दरबार को ही ले लीजिए। वहां मियां तानसेन थे। हाँ, तानसेन का नाम कौन नहीं जानता। जिन्हें कंठाभरण विलास की उपाधि मिली थी। वो ध्रुपद गाते थे, जो गायकी का एक बहुत गंभीर और प्राचीन रूप है।
स्वामी हरिदास भी उसी समय के बड़े संगीतज्ञ थे। जी। फिर जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी संगीत दरबार की शान बना रहा। विलास खान, जगन्नाथ, रामदास जैसे कई नाम मिलते हैं। शाहजहां के दरबार में जगन्नाथ, उन्हें कोई उपाधि भी मिली थी शायद? हाँ, उन्हें महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। ये दिखाता है कि संगीत और संगीतकारों का कितना सम्मान था। और बाद के मुगल दौर में, औरंगजेब के बाद में खासकर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ख्याल गायकी बहुत लोकप्रिय हुई। ख्याल, ये ध्रुपद से अलग है। हाँ, थोड़ी अलग है। ध्रुपद ज्यादा गंभीर है। ख्याल में थोड़ा लचीलापन और श्रृंगार का पुट ज्यादा होता है। अच्छा। और हाँ, एक राग था तोड़ी, जो सुबह के वक्त गाया जाता था। वो भी दरबारों में काफी पसंद किया जाता था। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से हम क्या समझ सकते हैं? एक निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि मुगल काल में चित्रकला ने तो जबरदस्त तरक्की की, खासकर जहांगीर के समय में, जिसमें बाहरी प्रभाव भी शामिल हुए और एक नई शैली बनी। जी। वहीं संगीत का सफर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। औरंगजेब की पाबंदी एक बड़ा मोड़ थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी दौर में उसका दस्तावेजीकरण सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, ये विरोधाभास। बिल्कुल। तो अलग अलग शासकों की नीतियों और उनकी अपनी रुचियों का इन कलाओं पर सीधा और कभी-कभी अप्रत्याशित असर पड़ा। यानी ये कलाएं सिर्फ दरबार की रौनक या मनोरंजन का साधन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर की सियासत, तहजीब, सोच और शासकों के मिजाज को भी दर्शाती हैं। एक तरह से इतिहास को समझने की खिड़कियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, खिड़कियां ही हैं ये। और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक बात छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि क्या किसी शासक की पसंद या नापसंद या उसके लगाए हुए नियम कानून किसी कला के विकास को पूरी तरह से रोक सकते हैं, या उसे अपनी मर्जी की दिशा दे सकते हैं? या फिर कला, खासकर संगीत जैसी कला, मुश्किल हालात में भी, पाबंदियों के बावजूद भी अपनी राह खोज ही लेती है, किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प बातचीत के लिए। शुक्रिया।